हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्ती मूवी लेकर। तो चलो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं हमारी इस मूवी की तरफ। शुरुआत में हमारे मेल लीड गुयान और फीमेल लीड लुइंग ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर रखी थी और अब सुबह हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि कल रात लुइंग की मॉम और उसकी सिस्टर उसको ड्रग देकर जबरदस्ती उसके ब्रदर इन लॉ के रूम में लेकर जा रहे थे। मॉम उसकी सिस्टर को डांटते हुए कह रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपने हस्बैंड को औलाद दे देती तो आज वो तुम्हें डिवोर्स की धमकियां ना देता, और अगर तुम्हें डिवोर्स मिल जाए तो हम सबका खर्चा कौन उठाएगा। इस तरह की बातें करते हुए उसको गुयान के रूम में छोड़ आए थे और खुद भी पता नहीं चला कि उसे गलत रूम में छोड़ दिया, जबकि इधर बेचारा गुयान तो खुद भी ड्रग था। खैर फिर होना क्या था, दोनों के बीच में रोमांस हुआ, साथ नाइट स्पेंड की और अब के मनाजर ही कुछ और हैं। गुयान लुइंग से पूछने लगा कि कौन हो तुम और मेरे रूम में क्यों आई थी। तब तक उसे उसके दोस्त की कॉल आ जाती है जो उसे पूछने लगा कि क्या तुमने युवान के साथ नाइट स्पेंड की सच में। इस बात पर गुयान को गुस्सा आ गया कि उसका नाम मेरे सामने लेना बंद करो, कितनी बार कहूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, और किसने तुम्हें अथॉरिटी दी कि मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाओ। वो बोला कि मैंने थोड़ी ना किया, ये सब कुछ तो तुम्हारे डैड कर रहे थे और मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। जिस पर लुयान कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, अब कॉल बंद करो। अब वो लुइंग से पूछने लगा कि मैडम अपने बारे में कुछ याद भी है, बताओ कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या करने के लिए आई थी। लुइंग दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसका मतलब ये लड़का ड्रंक था और रात को मुझे गलत रूम में लाया गया। खैर वो उसे कहने लगी कि मेरा नाम लुइंग है। गुयान को गुस्सा आ रहा था, कहने लगा कि मैं तुम्हारे नाम का क्या करूं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ मैं उसे आगे तो बढ़ाने वाला हूं नहीं, इसलिए बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लुइंग को भी उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है, कहने लगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो। रात को मुझे ड्रग दिया गया था और बाय चांस गलत रूम में लाया गया। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो जाकर सिक्योरिटी कैमरास चेक करवा लो। जो कहकर वो वहाँ से भाग निकली। शायद लुइंग की बातों ने इसके दिल पर असर कर दिया, इसलिए वो किसी को कॉल करके लुइंग नामी लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में लुइंग हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो डॉक्टर थी, और तभी उसकी मॉम ने आकर उसे डांटना शुरू कर दिया कि आखिर तुम अपनी बहन की मदद करके उसके लिए एक बच्चा पैदा क्यों नहीं कर देती। उसके हस्बैंड ने अगर तुम्हारे एजुकेशन पर पैसा ना लगाया होता तो फिर आज तुम डॉक्टर ना होती और ना ही हमारी लाइफ इतनी अच्छे से गुजर रही होती। लुइंग बोली कि मॉम, उन्होंने मेरी स्टडी पर जितना भी पैसा लगाया वो सारा मैं उनको वापस लौटा चुकी हूँ, पर आप जो मुझे करने को कह रही हो वो मैं कभी भी नहीं कर सकती। तब तक पीछे से गुयान अपने दोस्त यूबई के साथ आकर इनकी बातें सुनने लगा। यूबई बोला कि क्या यही लुइंग है जिसकी तुम बात कर रहे थे। मॉम अभी भी उसको डांटते हुए कह रही थी कि तुम्हें अपनी बहन के लिए बच्चा पैदा करना ही होगा। उसके हस्बैंड ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, अगर तुम्हारी बहन को डिवोर्स मिल गई तो हमसे सब कुछ छिन जाएगा। इधर यूबई कहने लगा कि ऐसा लग रहा है उस लड़की के ताल्लुकात अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे नहीं, जबकि गुयान को उसकी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग लगने लगी। अब वो उसका पीछा करता है। लुइंग की दोस्त विवी ने जब उसे देखा तो कहने लगी कि अरे ये तो गू फैमिली का बड़ा बेटा है, कितना हैंडसम है ना, जबकि लुइंग उसे देखकर चौंक गई थी और फौरन से दूसरी तरफ मुंह कर लिया। विवी उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, वो तुम्हें क्यों घूरी जा रहा है और तुम उसको इग्नोर कर रही हो। ये बात बदलते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं, वो लड़का एक दफा इंजेक्शन लगवाने के लिए आया था। दूसरी तरफ यूबई गुयान से कहने लगा कि ऐसा लग रहा है उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें युवान से शादी कर लेनी चाहिए, वो अमीर भी है और तुम्हारे डैड को पसंद भी है। जिस पर वो कहने लगा कि अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद वो लुइंग के सामने आकर खड़ा हो गया था और उसे कहने लगा कि माफ करना, शायद आपको बुरा लगे लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी एज भी शादी वाली हो गई है और बहुत सारे मसले भी हल हो जाएंगे, तो फिर मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। लुइंग दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से मुझसे शादी करना चाहता है। अब गुस्से में उसे कहने लगी कि तुम अमीर लोगों को बात करने की कोई तमीज नहीं होती, कभी भी कुछ भी कह देते हो। गुयान ने उसको समझाया कि देखो मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो बजाय कि मैं कोई और लड़की चुनूं, उसको क्यों ना चुनूं जिसको मैं ऑलरेडी ही जान चुका हूँ। लुइंग ने थोड़ा सा सोचने के बाद उसे जवाब दिया कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी और उसकी दोस्त विवी उसके पीछे आकर उसे पूछने लगी कि रुको तो सही, वो इतना अमीर होकर तुमसे शादी की बात क्यों कर रहा था, मुझे भी बताओ ना कि ऐसे अमीर लड़कों को शादी के लिए कैसे पटाया जाए। लुइंग ने उसे मजाक बंद करने के लिए कहा और उसको पूरी बात बताई कि कुछ दिन पहले मॉम और सिस्टर ने मेरे साथ क्या किया और किस तरह गलती से मैं मिस्टर गुयान के रूम में चली गई थी, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। मुझे इस तरह के अमीर लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। विवी को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कहती है कि अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। नेक्स्ट सीन में विवी लुइंग के पास आकर उसे कह रही थी कि याद है मैंने तुम्हें एक दादी माँ के बारे में बताया था, अरे जिसका तुमने ट्रीटमेंट किया था और बदले में उन्होंने तुम्हें एक गिफ्ट भी दिया था। वो अपने पोते के लिए वाइफ ढूंढ रही है और मैंने उनको बताया था कि मैं आपको इस हॉस्पिटल की सबसे प्यारी डॉक्टर से मिलवाऊंगी।
अब चलो भी मेरे साथ। जबरदस्ती उसे एक दादी माँ के पास ले आई थी और कहने लगी कि दादी माँ यही वो लड़की है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, प्यारी है ना। दादी माँ उसको देखकर खुश हो गई कि अरे लुइंग तुम अनमैरिड हो, पता है क्या, मैं तो पहले ही तुमसे पूछना चाह रही थी, लेकिन इस बात का डर भी था कि कहीं मैं तुम्हें एम्बेरस ना कर दूं। क्या प्लीज तुम मेरे ग्रैंडसन को एक चांस दे सकती हो? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो मना कर देना। लुइंग के कुछ बोलने से पहले ही विवी कहने लगी कि हाँ हाँ ठीक है, कल शाम 4 बजे कॉफी पे मिलते हैं फिर। दादी माँ तो खुश होकर वहाँ से चली गई, जबकि इधर लुइंग ने विवी को डांटना शुरू कर दिया कि पता नहीं कौन कैसा लड़का होगा वो, और तुमने दादी माँ को हाँ कह दिया। जिस पर विवी उसे समझाने लगी कि देखो अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो फिर तुम साफ साफ मना कर देना। नेक्स्ट सीन में वही दादी माँ गुयान को कॉल करती है जो कि उसकी नानी माँ थी। उसको डांटते हुए कह रही थी कि तुम मुझे भूल ही गए, मेरे घर ही नहीं आते, कल तुम 4 बजे मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। गुयान हंसते हुए कहने लगा कि अरे नानी माँ, कुछ दिन पहले ही तो मिलने के लिए आया था और यकीनन इस बार आप मुझे किसी और लड़की से मिलाना चाहती हो ना। दादी माँ ने उसको समझाया कि ये वाली लड़की उससे बिल्कुल डिफरेंट है और वैसे भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अगर तुम नहीं आए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुयान भी मान गया था। कॉल कटने के बाद यूबई से कहने लगा कि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उनको नाराज भी तो नहीं कर सकता, इसलिए जाना पड़ेगा। अगले दिन लुइंग और विवी टाइम पर पहुंचकर इंतजार कर रहे थे, जबकि वो लोग अभी तक नहीं आए और आखिरकार लुइंग कहने लगी कि काफी टाइम गुजर गया, शायद वो नहीं आना चाहते, हमें अब चलना चाहिए। विवी को बुरा लग रहा था कि ये सब कुछ उसने अरेंज किया मगर कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाया। जबकि बाहर गुयान अपने दोस्त के साथ पहुंच आया था और दादी माँ को कॉल करते हुए कहता है कि आप कहाँ हो। वो बोली कि मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करो, जल्दी से अंदर जाओ क्योंकि वो बहुत पहले ही आ पहुंची है। अंदर जाकर अचानक से इन दोनों का आमना सामना हुआ और तब तक दादी माँ भी पहुंचकर सॉरी करने लगी कि बेटा मैं बूढ़ी हूँ ना, तेज चला नहीं जाता मुझसे। गुयान तुम कड़े क्यों हो, जल्दी से हेलो करो इसको। बेटा यही मेरा वो ग्रैंडसन है जिसकी मैं बात कर रही थी, चलो हम बैठकर बात करें। विवी यूबई को अपने साथ लेकर साइड पर बैठ गई थी और इन दोनों को देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो कहने लगी कि शायद इन दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना ही लिखा है, मगर यूबई को कुछ समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रही है और आखिरकार उसे भी समझ आने लगी कि कहीं मेरे जिगरी दोस्त को इस लड़की से प्यार तो नहीं होने लगा। इधर गुयान कहता है कि डॉक्टर लुइन तो आज एक दूसरे से फिर हमारा आमना सामना हुआ, जिस पर नानी माँ पूछने लगी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। लुइन ने फौरन से जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, एक दफा ये हमारे हॉस्पिटल में फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आए थे, बस इस तरह ही हमारी मुलाकात हुई। नानी माँ बहाने से इन दोनों को साथ छोड़ना चाहती थी, इसलिए कहने लगी कि मैं साथ वाले मॉल से अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ, विवी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? विवी भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई और अपने साथ यूबई को भी ले जाती है, जबकि इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया। लुइंग उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं दादी माँ से बात कर लूंगी कि हमारा एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं। लेकिन गुयान उसे कहने लगा कि अभी हमने एक दूसरे को डेट किया भी नहीं और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, अगर आप मुझसे रियल मैरिज नहीं करना चाहती तो फेक मैरिज कर लें, इससे मेरी फैमिली जो मुझे प्रेशर कर रही है वो मसला भी खत्म हो जाएगा और आपको जो आपकी फैमिली से इश्यूज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये बात लुइंग को जरा अकल की लगी, वो कहने लगी कि हाँ ये ठीक रहेगा, फिर हम दोनों रेंट पर एक घर लेकर उसमें रहना शुरू कर देंगे। और हाँ, मेरे आसपास के जो दोस्त हैं और मेरे घर वालों से स्पेशली ये बात छुपा कर रखना कि तुम एक रिच फैमिली से हो, क्योंकि वो बहुत लालची लोग हैं, तुमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। इस पर गुयान कहने लगा कि घर रेंट पर लेने की क्या जरूरत, मेरे पास पहले से ही एक घर है, बल्कि मैं वो घर वेडिंग गिफ्ट में तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इस पर लुइंग कहने लगी कि मेरे नाम क्या, डिवोर्स लेने के बाद तुम मुझसे वो घर वापस ले लोगे? अगर वापस ही लेना है तो फिर मुझे नहीं चाहिए। इधर गुयान सोच रहा था कि अभी शादी हुई नहीं और ये लड़की पहले से ही डिवोर्स की बात कर रही है। कहने लगा कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें दिया हुआ कुछ भी तुमसे वापस नहीं लूंगा, अब अगर तुम कहो तो क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने चलें क्या? लुइंग कहने लगी कि मुझसे वादा करो तुम अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखोगे, वरना तो डिवोर्स के बाद मुझे लोगों से तरह तरह के ताने सुनने को मिलेंगे। गुयान बोला कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम बार बार डिवोर्स का जिक्र नहीं करोगी, जिस पर लुइंग भी मान गई और तभी दूसरी तरफ से एक कपल शादी के लिए राजी हो गया था। नानी माँ और वो दोनों भी वापस आ गए थे। नेक्स्ट सीन में इन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। गुयान ने एक पिक्चर क्लिक की, वो कहता है कि मैं इसे वीचैट के मोमेंट पर लगाने वाला हूँ ताकि सबको मेरी शादी के बारे में पता चल जाए। लुइंग ने पूछा कि इतनी भी क्या जल्दी है? वो बोला कि जल्दी, मैं 22 साल का था जब से मुझ पर शादी का प्रेशर दिया जा रहा है और अब मैं 28 का हो चुका हूँ। तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जिनको इन दोनों की शादी का यकीन ही नहीं हो रहा था और वो कहती है कि इस लड़की को मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। कॉल कटने के बाद गुयान इसे बता रहा था कि मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका तभी जब मैं बहुत यंग था, क्योंकि मेरे डैड ने मेरी मॉम को चीट किया। मेरी कस्टडी तो डैड को
मिली, लेकिन मेरे रिलेशन मेरी मॉम के साथ बहुत अच्छे हैं। मैं शादी इसलिए भी जल्दी करना चाहता था क्योंकि डैड किसी और लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे, जबकि मेरी मॉम ने हमेशा यही चाहा कि मैं बहुत अच्छी लड़की से शादी करूं। मैं उनकी ये विश पूरी करना चाहता था। लुइंग बोली कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी, अब चले क्या। नेक्स्ट सीन में गुयान लुइंग को अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर आता है। सबसे पहले नानी माँ ने उसका घर में स्वागत किया। उससे बातें करते हुए कह रही थी कि बेटा आज से ये तुम्हारा घर है, जब भी तुम्हारा दिल करे यहाँ आ जाया करो। ये लड़का तो बहुत बिजी रहता है। थोड़ी ही देर में गुयान की मॉम आ गई, जो आते ही इसे डांटना शुरू कर देती है कि तुमने शादी को मजाक समझ कर रखा हुआ है क्या, कि जाकर सर्टिफिकेट ले लिया, ना मुझसे डिस्कस किया और ना ही अपने डैड से। काफी बातें सुनने के बाद गुयान कहने लगा कि मॉम जब आपने डैड से डाइवोर्स ली थी तो क्या ये बात मुझसे डिस्कस की थी आपने। इससे पहले कि मॉम कोई जवाब देती, इधर नानी माँ कहने लगी कि तुम खामोश रहो, मेरी नई बहू को क्या लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को क्या मैनर्स सिखाए हैं। लुइंग बेटा ये तुम्हारी सासू माँ है, अगर इसने तुम्हें बुली किया ना तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस सीधा सीधा मुझे बता देना, फिर मैं इसे सीधा करती हूँ। लुइंग ने खड़े होकर अपनी सासू माँ को ग्रीटिंग्स की, जबकि वो कहने लगी कि बैठ जाओ, मुझे मसला तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से है, जो जिम्मेदारी उठाने के लिए जरा भी तैयार नहीं होता। थोड़ी देर के बाद मॉम गुयान को नानी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहकर लुइंग को अपने साथ ले गई कि मुझे इसे अकेले में कुछ बात करनी है। साइड पर ले जाकर उसे पूछने लगी कि बताओ कितने मंथ्स हो गए। लुइंग तो सुनकर हैरान थी कि कितने मंथ्स क्या मतलब। वो बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए ही तो गुयान ने तुमसे शादी की, वरना तो वो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट्स क्यों लेकर आता और बड़े फंक्शंस क्यों ना करता। लुइंग बोली कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए ही शादी की, और बड़े फंक्शंस करने से तो मैंने ही मना किया था क्योंकि मेरी मॉम और मेरी फैमिली बहुत लालची हैं। मैं नहीं चाहती कि वो लोग गुयान का गलत इस्तेमाल करे। मॉम ने उसे बातों ही बातों में पूछा कि गुयान ने तुम्हें डायमंड की रिंग नहीं दिलाई क्या? लड़कियां तो घर जायदाद वगैरह अपने नाम करके ही शादी करती है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? लुइंग बोली क्योंकि मुझे सिर्फ गुयान ही चाहिए था। वैसे मॉम आपसे एक बात पूछूं, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि हो सकता है मैंने गुयान से पैसों के लिए शादी की हो? इस पर मॉम ने जवाब दिया कि मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान जाती। खैर अब तुम उसकी वाइफ हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। वो बहुत अच्छा बच्चा है, अपने डैड से बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी मैं तुम पर नजर तो रखूंगी कि कहीं तुम मेरे बेटे का गलत फायदा ना उठाओ। तब तक पीछे से गुयान पहुँच आया। उसने ये बात सुन ली थी और कहने लगा कि मॉम आप ये मेरी वाइफ से किस तरह की बातें कर रही हैं। मॉम ने जवाब दिया कि चुप करो तुम, तुम्हारी वाइफ अब मेरी बहू भी है। जबकि लुइंग कहने लगी कि अरे मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो हमें बेस्ट विशेस दे रही हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों घर जा रहे थे और तभी लुइंग को उसकी मॉम का वॉइस मैसेज आया कि ऐसे चुपने का कोई फायदा नहीं, अगर तुमने अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं की तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। गुयान ने भी ये बात सुन ली थी। वो कहता है कि हमारी शादी के बारे में अपनी मॉम को बता दो, अगर फिर भी उन लोगों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं हैंडल कर लूंगा। आफ्टर दैट वो गाड़ी में से अपना सामान उतारने के लिए जाती है, तभी उसे कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स मिले और एक चिट्ठी भी पड़ी हुई थी। गुयान की मॉम ने इस पर लिख रखा था कि ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने गुयान की तरफ से तुम्हारे नाम की है, लेकिन इस बारे में मैंने उसको नहीं बताया, मौका देखकर तुम खुद ही उसको बता देना। ये देखकर लुइंग की आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी खुद की मॉम मुझे किस तरह ट्रीट करती है और मेरी सासू माँ देखो। जबकि गुयान उसके पास आते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ। यहाँ उसने बात बदल दी थी। इसके बाद दोनों घर आए, जहाँ लुइंग पूछने लगी कि मेरा रूम कौन सा है। गुयान ने जवाब दिया कि मैडम जी आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम्हें अलग रूम चाहिए। खैर मेरा रूम बहुत बड़ा है और बेड भी, तुम्हें वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी गुयान को मैसेज आया कि उसकी एक फ्लाइट शेड्यूल है, तो वो लुइंग से कहने लगा कि मैं बहुत देर से वापस आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, और वहाँ से चला गया। मगर रात में भी वो लुइंग को कॉल करके उससे बातें करता रहा। इसी दौरान डोरबेल बजी और गुयान कहने लगा कि कॉल मत काटना, पहले जाकर देखो कौन है और फिर मुझे भी बताओ, ऐसा ना हो कोई तुम्हें परेशान करे। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो वो यवान थी और कहने लगी कि मैं गू फैमिली के बड़े बेटी की होने वाली बीवी हूँ, यानी कि गुयान की बीवी। गंदे पाँव लेकर अंदर चली गई थी। लुइंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आपको क्या बात करनी है, यहाँ खड़े खड़े भी हो सकती थी। मगर वो कहने लगी कि मैं गुयान के साथ बचपन से पली बड़ी और कभी भी उसके रूम में जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। उस रात तुम गलती से उसके रूम में चली गई थी, उसके लिए ये कंपेंसेशन पकड़ो और उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। लुइंग ये सुनकर कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया था, इसलिए इसको तुम अपना गिफ्ट समझ लो। जो सुनकर तो यवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी गुयान फोन में से कहने लगा कि खबरदार अगर तुमने मेरी वाइफ के साथ कोई बदतमीजी की तो वरना इसका अंजाम तुम बहुत
अच्छे से जानती हो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। युआन ने उसकी आवाज सुनकर उसे सॉरी कहा और ना चाहते हुए भी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद लुइंग कहने लगी कि अरे वाह, बहुत लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। गुयान ने बताया कि यही तो वो लड़की है जो डैड ने उस रात मेरे लिए अरेंज करवाई थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया। अचानक से गुयान ने आकर लुइंग को हक कर दिया था, जिसे वो रिसिस्ट तो करना चाह रही थी लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा होता है। अगली सुबह इस बारे में सोच कर उसे काफी हंसी आ रही थी और तभी फीवी उसके पास आते हुए कहने लगी कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो हमें भूल ही गई हो, कभी हमें भी याद कर लिया करो। इसी दौरान नर्स ने आकर बताया कि एक पेशेंट की तबीयत काफी खराब है। लुइंग को फौरन जाकर उन्हें देखना पड़ा। वो लेडी लुइंग को देखकर तो उसे देखती ही रह गई कि ये बिल्कुल मेरी तरह लग रही है जब मैं यंग हुआ करती थी। उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगी कि तुम कितने साल की हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है और क्या तुम्हारे कोई बहन भाई हैं क्या। लुइंग ने उनके सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, जबकि वो लेडी अभी भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि जरूरी तो नहीं कि ये मेरी बेटी हो, इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में लुइंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, तभी गुयान उसके रूम में आते हुए कहता है कि चलो मैडम, आपके ब्रेक का टाइम हो चुका है। लुइंग भी खुशी खुशी उसके साथ जाने लगी। गुयान बोला कि सबसे पहले तो चलो मैं तुम्हें वेडिंग रिंग दिला दूं, जिसके लिए उसने मना कर दिया कि इसकी क्या जरूरत है। पर गुयान बोला कि मुझे विवी ने बताया था कि तुम इस हॉस्पिटल की सबसे प्यारी डॉक्टर हो। वेडिंग रिंग के बगैर अगर तुम्हें लड़कों ने चेस किया तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जैसा मैं ऑपोजिट जेंडर से दूर रहता हूँ ना, ऐसे तुम्हें भी दूर रहना चाहिए। लुइंग उसे स्माइल करते हुए कहती है कि अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं मेल्स का ट्रीटमेंट करने से इनकार थोड़ी ना कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों ज्वेलरी शॉप पहुंच जाए, जहां गलती से युआन ने इन दोनों को देख लिया था और उसने तो गुयान के साथ चिपकना ही शुरू कर दिया कि इतने दिन हो गए हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। उसे इमोशनल करने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही थी, जबकि इधर लुइंग दिल ही दिल में सोचती है कि इस लड़की की बातों से साफ साफ पता लग रहा है कि ये गुयान के पैसों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन इसका नाटक तो देखो, अब वो गुयान की जान छुड़ाने के लिए कहती है कि हस्बैंड जल्दी करो ना, मुझे ब्रेक के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस भी तो जाना है, हम लेट हो जाएंगे। जैसे तैसे करके गुयान ने उसे अपनी जान छुड़ाई, जबकि इधर युआन सोच रही थी कि गुयान भी बाकी लड़कों की तरह निकला, बस शक्ल देखकर इसने लड़की से शादी कर ली, मुझे तो लगा था कि ये ऐसा नहीं होगा। इधर गुयान अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने लगा कि मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस डैड ने इसको मेरे लिए चूज किया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं माना। इसके बावजूद भी लुइंग तो जैसे लड़ने के मूड में थी, उसके सवालों का अच्छे से जवाब भी नहीं दे रही, जिस पर गुयान समझ गया था कि ये जेलस हो गई है। इवन के उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम जेलस फील कर रही हो, मगर वो मानने को तैयार ही कहाँ थी। इवन के जब रिंग चूज करने की बारी आई तब भी वो लड़ते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल वापस छोड़कर आओ। इधर शॉपकीपर देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि यंग मास्टर की वाइफ तो अमेजिंग है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं की उनसे इस तरह से बात करने की। अब वो खुद ही लुइंग को रिंग्स दिखाना शुरू कर देता है, जबकि गुयान कहने लगा कि मेरी वाइफ के लिए हर वक्त रिंग पहने रहना पॉसिबल नहीं, क्या आप इसके लिए कोई नेकलेस दिखा सकते हैं। लुइंग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गुयान किस तरह मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहा है, जबकि गुयान ने उसके लिए बहुत प्यारा सा नेकलेस चूज किया और उसे पहना देता है। साथ ही वो बता रहा था कि डैड को अभी भी शक है कि हम दोनों ने फेक मैरिज की है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उनको यकीन दिलाने में। और लुइंग कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। नेक्स्ट सीन में युआन अपनी मॉम डैड को आकर बता रही थी कि गुयान ने जिस लड़की से शादी की है वो तो इस काबिल है भी नहीं कि वो उस हॉस्पिटल में जॉब कर सके, वो तो उसे गुयान की वजह से जॉब मिली होगी। उस लड़की का नाम डॉक्टर लुइंग है। युआन की मॉम वही लेडी थी जिसका लुइंग ने ट्रीटमेंट किया था। उनको याद आया कि लुइंग हस्बैंड, मुझे अच्छे से याद है कि उसने मेरा एग्जामिनेशन करते ही प्रॉब्लम का पता लगा लिया था, वो बहुत काबिल डॉक्टर है। साथ ही युआन को डांटना शुरू कर दिया कि उसकी गुयान से शादी हो गई है इसलिए तुम उससे जेलस हो रही हो, तुम्हें तो उसे कुछ सीखना चाहिए, वो अपने दम पर पैसे कमा रही है, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो करो, तुम्हें अभी इस घर से भी बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जिस पर युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिल ही दिल में सोचने लगी कि इतनी बड़ी फैमिली की बेटी होकर मैं छोटी मोटी जॉब करते हुए अच्छी लगूंगी क्या, जबकि डैड ने भी उसे डांटना शुरू कर दिया कि इस घर में सब लोग अपने दम पर पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारी मॉम भी खुद का सैलून रन करती है तो तुम्हें हार्ड वर्क करने में क्या मसला है। फिर दोनों ही वहाँ से चले गए, जबकि इधर युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं कभी भी इस घर से नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा है। जबकि इधर मिस वांग भाई अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मैंने उस डॉक्टर लुइंग को देखा है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी ही बेटी हो, क्या एक दफा हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं प्लीज। मिस्टर लुजाओ बोले कि क्या पता इस बार भी तुम्हारी
तुम्हारी गलतफहमी हो, लेकिन ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इन्वेस्टिगेशन करवा लेता हूँ। दूसरी तरफ लुइंग की सिस्टर यन को उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया था कि तुम किसी काबिल नहीं, हमारी फैमिली को वारिस तक नहीं दे सकती हो, यहाँ से जाने के लिए कहा, जबकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। वहाँ से जाने से पहले उसकी मुलाकात युवान से हुई, जो इसे देखकर कहने लगी कि तुम यन ही हो ना, लुइंग की सिस्टर। मैं उसके हस्बैंड की एक्स फियोंसी हूँ। जो सुनकर यन कहने लगी कि क्या उसने तुमसे तुम्हारा फियोंसी छीना, और जवान कहने लगी कैसा लग रहा है, हम दोनों का दुश्मन एक है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। यन खुद से ही कहने लगी कि लुइंग, तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड छीना, अब मैं भी तुम्हारी मैरिड लाइफ ऐसे अच्छे से चलने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में गुयान लुइंग को अपने डैड और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर आता है, जहाँ युवान और यन पहले से ही मौजूद थी। लुइंग अपनी सिस्टर को देखकर हैरान हो गई कि तुम यहाँ। वो बोली कि मैं इन सबको तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। तुमने पहले मुझसे मेरा हस्बैंड छीना और अब बेचारी युवान से उसका फियोंसी। तुम भूल गई क्या, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रूम में पकड़ा था। अब बोलो कि ये झूठ है। इस पर लुइंग कहने लगी कि हाँ ये सच है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। इन लोगों की शादी होने से पहले ही मेरा ब्रदर इन लॉ मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था और इस बारे में मैंने मॉम को भी बताया, मगर उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं। जबकि यन कहने लगी कि ये झूठ है, तुम खुद ही उस पर दौरे डालती रहती थी। इधर गुयान का डैड और ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहती है कि इस तरह की लड़की से शादी करने से तो बेहतर था कि तुम युवान से शादी कर लेते। लुइंग अपने अगेंस्ट बातें सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, वहाँ से जाने लगी। जबकि गुयान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जहाँ मेरी वाइफ की इज्जत नहीं, मैं कभी भी वहाँ रहना पसंद नहीं करूँगा। और डैड, ये जो औरत आपके साथ बैठी है, जिसने हमारी फैमिली को बिखेर कर रख दिया, इसको आप क्या नाम देना चाहोगे। इस पर डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी मॉम के अगेंस्ट ऐसी बात करने की। गुयान बोला कि पहली बात तो ये कि ये औरत मेरी माँ नहीं है, और दूसरी बात ये कि आज से मैं इस फैमिली से हर तरह का नाता रिश्ता खत्म करता हूँ। एक लेटर देते हुए कहता है कि इसके अकॉर्डिंग मुझे इस फैमिली से कोई जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने लॉयर को इन्वॉल्व कर दूंगा। गुयान का डैड तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन गुयान ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। उनके जाने के बाद इधर ग्रैंडपा अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम्हें गुयान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तो गुस्से में था। युवान भी मौका देखकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उसका काम तो हो चुका। इधर डैड कहने लगे कि क्या हुआ अगर वो फैमिली को छोड़कर चला गया, ऐसा तो है नहीं कि मेरा एक बेटा है। ग्रैंडपा कहने लगे कि क्या मतलब, तुम गुयुनची की बात कर रहे हो जो कि तुम्हारी नाजायज औलाद है, अब वो बनेगा हमारा वारिस। ये सुनकर इधर सेकंड वाइफ लिन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतने सालों बाद भी ये बुड्ढा मेरे बेटे को नाजायज औलाद कह रहा है। इधर ग्रैंडपा ने मजीद बताया कि क्या पता वो लड़की अच्छी हो जिसे गुयान ने चूज किया, हमें एक दफा उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करवानी चाहिए। इधर लुइंग अपने हस्बैंड से कहने लगी कि तुम्हें ऐसे मेरी वजह से अपनी फैमिली से रिश्ते नाते नहीं तोड़ने चाहिए, जिस पर वो बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो लेटर तो मैंने बहुत पहले ही लिख रखा था, बस वो लेटर देने की अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिली, इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हाँ, उस फैमिली के बगैर भी मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा ने अपने असिस्टेंट से कहकर लुइंग को अपने एयरलाइन के मेडिकल सेंटर में शिफ्ट करवा दिया था, ताकि देख सके कि वो कितनी कैपेबल लड़की है। असिस्टेंट लुइंग को शिफ्ट करने के बाद उसे डॉक्टर चियान के हवाले कर देता है कि आपने इसको अच्छे से गाइड करना है। डॉक्टर चियान भी दिल ही दिल में सोचने लगे कि यकीनन प्रेसिडेंट गु अपनी बहू को यहाँ पर ट्रांसफर करके इसकी कैपेबिलिटीज देखना चाहते हैं। लुइंग से कहने लगा कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा। जिसके बाद उसे सेंटर का विजिट करवा रहा था और यहाँ एक डॉक्टर वू जिया से मिलवाया कि मिस लुइंग यहाँ की बेस्ट डॉक्टर है, फ्यूचर में आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इनसे ले सकती हो। जबकि वो तो बहुत ही रूड बिहेव कर रही थी और वहाँ से चली गई। इसके बाद दो कैप्टन लुइंग को देखकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मिस, इससे पहले आप कभी यहाँ पर नजर नहीं आई, आप न्यू है क्या। तभी गुयान पीछे से आकर उसे फ्लिक करता है और ये देखकर कहने लगा कि अरे आप, हम तो बस अपनी नई कुलीग से ग्रीटिंग्स कर रहे थे। यूबाई बोला कि नई कुलीग के बच्चे, तुम्हें पता भी है ये कौन है, भाभी है हम सब की। ये सुनकर तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गए और सॉरी करके वहाँ से भाग निकले। उनके जाने के बाद लुइंग को उन पर हंसी आ रही थी कि कितने सिली लड़के भी कैप्टन बन गए हैं। जबकि गुयान कहने लगा कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चियान ने लुइंग के कहने पर मेडिकल किट में कुछ चेंजेस कर दी थी, जिसके बारे में सुनकर वुजिया को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जबकि बाकी के डॉक्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इवन के डॉक्टर चियान ने जब बोनस के बारे में भी बताया तब भी वुजिया खुश नहीं थी और बाकी की डॉक्टर्स बहुत खुश हो रही थी। खैर, इसके बाद लुइंग अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थी और गुयान उसे रिसीव करने के लिए आया था। तभी डॉक्टर चियान यहाँ पर आते हुए कहने लगा कि क्या हुआ, तुम
अपनी वाइफ को लेने के लिए आए हो क्या? वो बोला कि हाँ देखो ना डॉक्टर चियान, मेरी वाइफ कितना बिजी रहती है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, जबकि मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस करता हूँ। लुइंग उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहने लगी कि इतने बड़े होकर भी तुम बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, अब मजीद तुम इस तरह का कुछ भी बोलोगे ना तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। डॉक्टर चियान इन दोनों को बेस्ट विशेष देकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी डॉक्टर वू जिया पीछे से आते हुए कहने लगी कि कैप्टन गुयान, बहुत दिनों के बाद आप नजर आए हो। लुइंग उसके इरादे समझ चुकी थी, कहने लगी कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। गुयान ने भी यही कहा कि मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया था। वू जिया को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इसके बाद वो लुइंग के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह उसने कैप्टन गुयान को सेड्यूस किया, वरना वो तो किसी लड़की को मुंह ही नहीं लगाता था। तभी पीछे से विवी ने आकर इसे थप्पड़ मारा और डांटना शुरू कर दिया कि तुम कैप्टन गुयान को पसंद करती हो, इसलिए ही लुइंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। वो जिया भला अब इस बात को क्यों स्वीकार करती कि वो गुयान को पसंद करती है, उसने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। विवी ने इस बारे में आकर लुइंग को भी बताया कि तुम्हें अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। लुइंग हंसते हुए कहने लगी कि उसको तो पहले से ही मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, बहुत रूड बिहेव कर रही थी, जिस पर विवी कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेक एग्जामिनेशंस रिकॉर्ड बनाती हो, इसलिए ही उसको तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा। लुइंग बोली कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए पहले तो हमें उस पर नजर रखनी होगी। पता है क्या, आज कैप्टन चेंग मुझसे टकराया लेकिन वो अजीब ही बिहेव कर रहा था और जल्दी से वूजिया के रूम में चला गया। इवन के वूजिया भी मुझे देखकर अजीब सा बिहेव करने लगी, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। विवी के वहाँ से जाने के बाद ये मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर रही थी और इसने देखा कि सभी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी में कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आखिर हम सब इंसान हैं। इसके बाद उसने ये केस डॉक्टर चियान के साथ डिस्कस किया कि हमारे कैप्टन रोबोट्स थोड़ी ना है, उनको भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन किसी भी मेडिकल फॉर्म में कोई इशू नजर नहीं आ रहा। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये मेडिकल किसने करवाया था? डॉक्टर चियान को भी इस बात पर ऑब्जेक्शन था और कहने लगा कि मुझे कुछ कंफर्म नहीं, सबसे पहले तो मैं कॉल करके कंफर्म करता हूँ। कॉल करने के बाद वो लुइंग को प्रेसिडेंट गु यानी के ग्रैंडपा के पास ले आया था। ग्रैंडपा उसे अपने ऑफिस में देखकर काफी खुश हो गए। लुइंग उनको ग्रैंडपा कहने के बजाय प्रेसिडेंट गु कहते हुए सवाल पूछने लगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि पिछला मेडिकल किसने किया था? ग्रैंडपा बोले कि मैंने बाहर से टीम ऑर्डर करवाई थी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह शक होने लगा था और मैं यहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तुम्हें भी मैंने इस सेंटर में इसलिए ही शिफ्ट करवाया ताकि तुम इस राज से पर्दा हटा सको कि हमारा दुश्मन अंदर का है या फिर बाहर का। अगर कोई भी फ्लाइट इंसिडेंट हुआ तो इससे हमारी कंपनी का नाम बहुत बदनाम होगा। लुइंग कहने लगी कि प्रेसिडेंट गु मैं अच्छे से समझ गई हूँ, मैं दोबारा से ये फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहती हूँ सभी कैप्टन्स का, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी ही टीम शामिल होगी क्योंकि मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहने लगे कि ये अच्छा आइडिया है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो डॉक्टर चियान से कांटेक्ट कर लेना। उनके ऑफिस से जाते हुए लुइंग का सामना गुयान के डैड से हुआ, जो इसे यहाँ पर देखकर कहने लगे कि तुम यहाँ, कहीं तुम मेरे भाई के साथ मिलकर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग तो नहीं कर रही हो? और किसने कहा तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस में टांगे अड़ाने को? लुइंग ने उनको करारा जवाब दिया कि सेकंड अंकल हॉस्पिटल के ओनर है, वो मुझे पे करते हैं और जिसके लिए मुझे पे किया जा रहा है मैं बस वही काम कर रही हूँ। और रही आपके फैमिली बिजनेस में टांग अड़ाने की, तो मुझे इसका कोई शौक नहीं, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट उसने विवी को भी बताया कि डायरेक्टर के साथ मेरी क्या डिस्कशन हुई और तुम्हें याद है कैप्टन चेंग के पास से मुझे अल्कोहल की स्मेल आई थी, लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी शो नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में योवान के पेरेंट्स उसे अपने पास बुलाकर बता रहे थे कि गुयान के स्टेप ब्रदर गुयुनची को तो तुम अच्छे से जानती ही हो, उसकी मॉम चाहती है कि तुम उनकी बहू बनो, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? योवान दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं इन लोगों की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, बल्कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। इससे पहले कि ये बात बाकी लोगों को पता चले, मुझे जल्द से जल्द उस अमीर फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए वो फौरन से राजी हो गई कि मॉम डैड आप लोग जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो गुयुनची से मिलने के लिए आई थी, जो इससे सवाल पूछ रहा था कि तुम अभी भी मेरे भाई को पसंद तो नहीं करती ना? देखो वो मेरा सबसे बड़ा राइवल है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मेरे भाई को पसंद करे, और वैसे भी अब उसके जाने के बाद मैं फैमिली का वारिस बनने वाला हूँ। युवान ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका, मैं तुमसे दिल से शादी करना चाहती हूँ। गुयुनची भी ये सुनकर खुश हुआ, वो भी शादी के लिए राजी था। उसके चले जाने के बाद युवान काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई, अब उस रिच फैमिली की बहू सिर्फ मैं होंगी। नेक्स्ट सीन में लुइंग काम करते करते चेयर पर बैठे हुए सो गई थी और गुयान ने जब उसे देखा तो उसे उठाते हुए सोफा पर ले आया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली तो गुयान उसे अपने साथ घर चलने के लिए कह रहा था, पर वो बोली कि अभी 1 बज रहा है और 4 बजे फ्लाइट है, मैं सबका एग्जामिनेशन खुद करना चाहती हूँ, मगर
तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो घर जाओ। जिस पर गुयान कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। आफ्टर दैट गुयान वेट करते हुए सो गया था और लुइंग ने उसको ऐसे सोते हुए देखा तो जल्दी से जाकर उस पर कंबल ओढ़ दिया। इसी दौरान उसे जाग आ गई थी और लुइंग को इतना करीब देखकर उसे किस करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद लुइंग उसे डांट रही थी कि खबरदार आइंदा ऑफिस में ऐसा कुछ भी किया अगर मेरे कुलीग्स ने देख लिया होता तो। गुयान बोला कि देख भी लिया तो क्या, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर वूजी आते हुए पूछने लगी कि कैप्टन गुयान आप यहाँ। गुयान बोला कि हाँ, मेरी वाइफ ओवर टाइम शिफ्ट कर रही थी तो इसमें क्या ही बुरा था कि मैं यहीं पर रुक जाता। वूजिया को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन खैर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लुइंग गुयान को जाते हुए सी ऑफ कर रही थी, तब तक वीवी भी वहाँ पर पहुँच जाए और दोनों सेंटर में एक साथ इंटर होती है। दूसरी तरफ वूजिया फिर से सबके कान भरने की कोशिश करती है कि वो लड़की बहुत ही बेशरम किस्म की है, अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस में रोमांस कर रही थी। मगर वो लोग उल्टा इसका ही मुंह बंद कर देते हैं कि इसमें बुरा ही क्या था, आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो अगर रोमांस कर भी लिया इसमें क्या बुरा हुआ। मगर वूजिया बाज आने वाली कहाँ थी। एंड टाइम पर लुइंग ने आते हुए उसे थप्पड़ मार दिया कि खबरदार आइंदा तुमने इस तरह की रूमर्स फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। ये एयरलाइन मेरे हस्बैंड के फैमिली की है, जो कहकर वहाँ से चली गई। और विवी कहने लगी कि तुम तो शुक्र मनाओ कि इसने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा, वरना मैं तो बहुत बुरा करती तुम्हारे साथ। आफ्टर दैट वो लुइंग को भी शाबाशी दे रही थी कि तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया, जबकि वो कहने लगी कि मैं मजीद इस लड़की को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें इसके अगेंस्ट सबूत ढूंढने होंगे। कुछ टाइम के बाद विवी भागकर लुइंग के पास आते हुए उसे बता रही थी कि मैंने अभी अभी कैप्टन चेंग को वूजिया के रूम में जाते हुए देखा, जबकि उसके पास से अल्कोहल की स्मेल भी आ रही थी। ये सुनकर लुइंग जल्दी से उसके साथ चलती है और कैप्टन चेंग को रास्ते में ही रोककर उससे पूछने लगी कि इतनी जल्दी आपने अपना एग्जामिनेशन करवा भी लिया। वो बोला कि हाँ डॉक्टर, वूजिया काफी फास्ट है। विवी आगे आते हुए कहने लगी मगर आपके पास से तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है। ये बात कैप्टन चेंग को बहुत बुरी लगी। डॉक्टर वूजिया भी आते हुए शोर मचाना शुरू कर देती है कि तुम दोनों कहना क्या चाहती हो कि मैंने फेक एग्जामिनेशन बनाया। इन लोगों के बीच में बहस हो ही रही थी कि तब तक डॉक्टर चियान आ गया, ये कहते हुए कि तुम लोग चुप करो, मैं अपने हाथों से ही इसका अल्कोहल टेस्ट कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद अल्कोहल टेस्ट से पता चला कि वो पॉजिटिव है। अब डॉक्टर वूजिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो सारा का सारा दोस्त अब कैप्टन चेंग को देने लगी कि ये सब कुछ मैंने इसकी वजह से किया था। मगर डॉक्टर चियान ने कैप्टन चेंग को एक्सपेल कर दिया था और डॉक्टर वूजिया को भी पुलिस के हवाले करने का सोच लेता है। नेक्स्ट सीन में लुइंग इस बारे में गुयान को बता रही थी कि पता नहीं वो कितने अरसे से ये सब कुछ करती रही होगी, उसको डर भी नहीं लग रहा था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। खैर मैं इस बारे में ग्रैंडपा से डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जब अपनी वाइफ के पास आते हैं तो वो फौरन से पूछने लगी कि ये सब कुछ क्या हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ है। ग्रैंडपा सुनकर हैरान हो गए कि मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, इतनी जल्दी तुम्हें किसने बता दिया। खैर ये तुम्हारा सर दर्द नहीं है, इसलिए तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन हमें गुयान की वाइफ लुइंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इसके पीछे जिसका भी हाथ था उसी ने ही एक्सपोज किया, वरना हमें तो कभी भी ना पता चलता। और ये जो लिन फेंग हर वक्त तुम्हें पटिया पढ़ाती रहती है ना, उसकी भी मत सुना करो। उसका बेटा जिम्मेदारियां तो उठाता नहीं, हम उसे अपना वारिस कैसे बना सकते हैं। दादी माँ ने भी बहस करना शुरू कर दिया कि उसने अपने बेटे को युवान से शादी करने के लिए रेडी कर लिया है और वो भी मान गया, कितना अच्छा बच्चा है, आपको भी हर वक्त उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोनों की बहस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेक्स्ट सीन में युवान ने अपने मॉम डैड को आकर बताया कि मेरी मदर इन लॉ चाहती है कि मैं एंगेजमेंट के बाद उनके साथ उनके घर शिफ्ट हो जाऊं। मॉम डैड ने उसे बताया कि बेटा एंगेजमेंट कोई शादी नहीं होती, मगर युवान कहने लगी कि मॉम उनके कल्चर में ये नॉर्मल है और आप लोग भी तो चाहते थे ना कि मैं घर से बाहर शिफ्ट हो जाऊं। उसके कहने पर मॉम डैड भी मान गए थे। युवान के वहाँ से जाने के बाद मिस वांग बई अपने हस्बैंड से कहने लगी कि युवान की शादी होने वाली है और हमारी बायोलॉजिकल बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मिस्टर जाओ बोले कि तुम्हारे कहने पर मैं लुइंग की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। इसके बाद शाम में वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि वो लड़की काफी अच्छी है पर उसके फैमिली मेंबर्स उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इसी दौरान युवान इन दोनों को आकर बता रही थी कि एंगेजमेंट के बाद मैं फौरन ही अपने ससुराल में शिफ्ट हो रही हूँ और अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि मैं उनसे आप लोगों के लिए कोई बिजनेस डील करूंगी तो ये सोचना बंद कर दे। मॉम को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। वो कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन तुम भी ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारी शादी के बाद हम गुयुनची की किसी भी तरह की हेल्प करेंगे। युवान को भी ये बात कुछ खास अच्छी नहीं लगी। खैर इसके बाद वो उस होटल पहुंच आई थी जहाँ जो उसकी एंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी। यहाँ वो सर्वेंट्स के साथ काफी बुरा बिहेव कर रही होती है। सोंग बई ने उसे देख लिया। वो कहता है कि आखिर तुम में इतनी अकड़ किस बात की, तुम्हारे पेरेंट्स ने अब
तक जितने डीएनए टेस्ट करवा लिए है ना, इस बात से तो साफ साफ ये जाहिर होता है कि तुम उनकी रियल बेटी नहीं हो, पता नहीं किसकी औलाद होगी। ये बात युवान की मदर इन लॉ लिन फेंग ने सुन ली थी और उनके तो होश ही उड़ गए कि क्या सच में। सोंगबई बोला कि हाँ हाँ सच में, क्या आपको इस बारे में नहीं पता। अब तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि अभी के अभी एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। तभी ग्रैंडपा आते हुए कहने लगे कि ये क्या बेवकूफी है, इतने सारे लोग आ गए हैं और एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हो। दादी माँ कहने लगी कि बेशक युवान उन लोगों की एडॉप्टेड बेटी है, पर उस लुइंग से तो कहीं गुना बेहतर है, जिस पर लिन फेंग भी अब मान गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस वांग बई अपने हस्बैंड को लुइंग से मिलाने के लिए लेकर आई थी। उन्होंने भी जब लुइंग को देखा तो देखती ही रह गए। इवन के लुइंग भी पूछने लगी कि क्या हुआ, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिख रही हो जब वो यंग हुआ करती थी। कुछ देर तक इन लोगों के बीच में बातें हुई और फिर वो हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले गए, जबकि ये दोनों कॉलेज की लाइफ को डिस्कस करने लगे। एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या तुम कभी रिलेशनशिप में रहे हो। गुयान के बारे में सुनकर कि कितनी लड़कियां उसे चेस करती थी, लुइंग जेलस फील करने लगी और उसे कंफर्ट करने के लिए गुयान वहीं पर खड़े होकर उसे किस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया। गुयान लुइंग से कहता है कि हमें भी अब एक बेबी लाने के बारे में सोचना चाहिए। आज मैंने एयरपोर्ट में 3 बेबीज देखे, मुझे बहुत क्यूट लगे। लुइंग ने उसे चुप करवा दिया था कि बच्चों को संभालेगा कौन, मैं तो खुद इतना बिजी रहती हूँ, चलो अब जल्दी से सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अगली सुबह लुइंग विवी को अपना एक ख्वाब सुना रही थी, जो सुनकर वो कहने लगी कि अरे ये तो प्रेगनेंसी का ख्वाब है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। लुइंग को याद आया कि कल गुयान बच्चों के बारे में बात कर रहा था, शायद इसलिए ही मुझे ऐसा ख्वाब आया, और विवी को भी बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आफ्टर दैट विवी बातों ही बातों में पूछने लगी कि तुम्हारी सिस्टर यन का क्या बना। लुइंग ने बताया कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो घर पर ही रहती है और मॉम की डांट सुनती रहती है। अगर यन भी चुप रहने वालों में तो नहीं है। विवी बोली कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल एक जैसी है, पता नहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी उनसे मैच क्यों नहीं करती। लुइंग बोली कि सच बताऊं तो मैंने अपने नेबर से भी ये बात कई दफा सुनी थी, पता नहीं मैं उनकी रियल बेटी हूँ भी कि नहीं। नेक्स्ट सीन में मॉम यन को बुरा भला सुना रही थी कि सारा दिन यहाँ पर पड़ी रहती हो और मोबाइल यूज करती रहती हो, जाकर कोई काम करो, कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती। वो भी आगे से जबान लड़ाने लगी कि क्या काम करूँ, लुइंग के पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, मेरे पास तो ना कोई डिग्री है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, मर जाऊं क्या। मॉम बोली कि यहाँ पड़े रहने से तो बेहतर ही है कि मर ही जाओ, जबकि यन दिल ही दिल में सोच रही थी कि अभी मेरी डाइवोर्स नहीं हुई, मुझे एक दफा अपने हस्बैंड से फिर बात करनी चाहिए। अगले सीन में वो अपने हस्बैंड से बात ही करने के लिए आई थी कि अनफॉर्चुनेटली उसने अपने हस्बैंड को उसकी किसी कजन के साथ देख लिया था, जिसके बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि अच्छा तो तुम इसकी वजह से मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। और वो बोला कि अब ये कहाँ से बीच में आ गई, डिवोर्स की वजह तुम बहुत अच्छे से जानती हो, अब जाओ यहाँ से। जबकि इन दोनों के बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यन ने उसे गले से पकड़ लिया था, इसको पता तक भी नहीं चला और उसके हस्बैंड की सांसें रुक गई थी। अब पता नहीं मर चुका है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ सब लोग जमा हो चुके थे और मॉम यन को बुरा भला कह रही थी कि मैंने तुम्हें मरने को कहा था, किसी को मारने का नहीं कहा था। लुइंग भी इस बारे में सुनकर वहाँ पर पहुँच आई थी और यन की मदर इन लॉ भी आ जाती है, जो कि इसे मारने पर तुलाई थी कि तुमने मेरे बेटे को नुकसान कैसे पहुँचाया। इवन के पुलिसमैन भी यन को लेने के लिए पहुँच आया था। डॉक्टर ने आकर बताया कि सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन इसको होश कब आता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यन लुइंग की मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, क्या तुम मेरी जगह जेल जा सकती हो प्लीज, मैं तुम्हारे हस्बैंड का बहुत ख्याल रखूंगी। लुइंग इस जैसी बहन के लिए क्या ही कर सकती थी। इवन के मॉम भी कुछ नहीं कर पाई और पुलिस उसे वहाँ से ले गई। इधर यन की मदर इन लॉ और मॉम के बीच में बहस चलती रही, जबकि लुइंग सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो गुयान के फ्लाइट लैंड होने का वेट कर रही थी और उसे सरप्राइज देना चाहती थी। गुयान भी उसे अचानक से देखकर बहुत खुश हुआ। इवन के सोंगबई ने भी कैप्टन गुयान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुइंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी मिसेस वांग बई उनके पास आई काफी सारा सामान लेकर कि मैं यहाँ से गुजर रही थी इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई। अरे तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। इस बहाने उसका एक बाल निकाल लिया था और फिर इसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चली गई। बाहर आकर मिस्टर हाउ को बता रही थी कि मैंने बाल निकाल लिया है, अब चलो जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाएं। शाम तक इस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया था और मिस्टर हाउ खुशी खुशी से बता रहे थे कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला, लुइंग हमारी ही बेटी है। इस बात से तो दोनों इतने ज्यादा खुश थे कि घर में लुइंग का कमरा साफ करवाने की बातें करने लगे और ये भी कि हमें जल्द से जल्द उसे ये बता देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों लुइंग के पास आए और मुंह से कुछ बताए बगैर पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा दी, जो देखकर तो लुइंग भी हैरान हो गई और गुयान भी कि इसका मतलब
मतलब तुम मिस्टर हाउ की बेटी हो? लुइंग कहने लगी कि इस बात का शक तो मुझे पहले से ही था कि शायद मैं अडॉप्टिव चाइल्ड हूँ। मिस्टर हाउ कहने लगे कि क्यों ना हम कल ही दोनों फैमिलीज के बीच में बात कर ले, युवान को उसकी जगह पर भेज दे और तुम्हें वापस अपने घर ले आए। नेक्स्ट सीन में युवान को दिखाया गया जो ना चाहते हुए भी अपनी सासू माँ की खिदमतें कर रही थी और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि पता नहीं ये गु यनची एंगेजमेंट करके कहाँ दफा हो गया और मुझे यहाँ पर नौकरानी बना दिया। इस दौरान उसके डैड की कॉल आ रही थी तो उसने कॉल काट दी और बाहर जाकर उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे। डैड ने मैसेज करके बताया कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, कल शाम को घर आ जाना। जबकि युवान सोच रही थी कि यकीनन बिजनेस में कोई मसला होगा और अब मेरी मिन्नतें करना चाहते हैं, मगर मैं तो इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगले शाम को लुइंग की अडॉप्टिव मॉम वहाँ पर पहुँच जाई थी और कहने लगी कि क्या ये दोनों गुयान के पेरेंट्स हैं। तब तक युवान भी आकर उनके साथ आ खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये सोचने लगी कि ये लड़की तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। और युवान इनको देखकर सोच रही थी कि ये तो यन की मॉम है, ये बुढ़िया यहाँ पर क्या कर रही है। खैर दोनों ही वहाँ पर बैठ गई और मिस्टर हाउ ने बताया कि एक इवेंट से हमें पता चला था कि युवान हमारी बेटी नहीं है और काफी टाइम से हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार हमें पता चल गया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि लुइंग हमारी बेटी है। ये देखकर तो उसके अडॉप्टिव मॉम कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग अचानक से ऐसा कह रहे हो कि ये मेरी बेटी नहीं। उधर युवान ने भी खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो कि मैं इस गरीब औरत की बेटी हूँ? मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगी। जो कहकर वो जाने लगी, मिस वांग बई उसे रोकते हुए कहती है कि तुम किसकी बेटी हो ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लुइंग हमारी बेटी है ये बात कंफर्म है। वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, हम पर अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। युवान ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मैं अब यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। उसके जाने के बाद मिस्टर हाउ ने लुइंग की अडॉप्टिव मॉम को 3 मिलियन का चेक पकड़ाया कि आपने हमारी बेटी का ख्याल रखा, लेकिन अब से हम चाहते हैं कि आप इसे किसी भी चीज के लिए परेशान ना करें। वो तो फौरन से राजी हो गई थी और इस कंडीशन की डॉक्यूमेंट पर भी साइन कर दिया, फिर वहाँ से जाने लगी। जबकि इधर लुइंग दिल ही दिल में सोच रही होती है कि इस औरत ने मुझे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, पता नहीं युवान के साथ क्या करेगी। नेक्स्ट सीन में जब युवान घर आई तो वो अपनी सासू माँ को कुछ भी पता चलने नहीं देना चाहती थी, जबकि उसकी सासू माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड के कान में ये बात अभी से ही डाल देनी चाहिए कि फ्यूचर में वो गु युनची की बिजनेस में हेल्प करे। तभी ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर हाउ के घर जा रहे थे और लुइंग के लिए कोई बहुत बड़ा सा गिफ्ट भी खरीदा था। उनकी बातें सुनकर इधर ये पूछने लगी कि क्या हुआ, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? ग्रैंडपा ने बताया कि मिस्टर हाउ को उसकी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई है, जो कोई और नहीं बल्कि गुयान की वाइफ लुइंग है। हम बस उसी से मिलने जा रहे थे। लिन फेंग के पांव तले तो जमीन ही निकल गई और युवान को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मुझसे जानबूझकर ये बात छुपाई, मैं अभी के अभी एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ। जबकि युवान रो रो कर उसकी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। नेक्स्ट सीन में लुइंग की अडॉप्टिव मॉम यन के ससुराल वालों के घर जा रही थी कि आप लोग मेरी बेटी को छुड़वा दो, मैं जितने चाहे पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ लुइंग ने गुयान को खुशखबरी सुनाई कि तुम बाप बनने वाले हो, जो सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। कहता है कि सबसे पहले मैं एक ग्रैंड वेडिंग फंक्शन करूंगा। फिर हमें उनका वेडिंग फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ गुयान दुल्हन बनी हुई थी। आखिरकार इन दोनों की खुशी वाली जिंदगी स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।